गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने द रोल ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। यानी पार्लियामेंट का एक रोल यह भी है कि वो जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो देश की सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको केंद्र सरकार बोलते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं। उसमें हमने लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में डिटेल में जाना। ठीक है। सो आज हम पार्लियामेंट का सेकंड फंक्शन की बात कर रहे हैं, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। सो इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन begins with a question hour. Through question hour, MPs can bring out information about the working of the government. ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट जो कि संसद है, वो जब अपने कार्रवाई उसकी चालू होती है, वाइल इन सेशन, सेशन का मतलब होता है दैट टाइम पीरियड, उस समय के लिए जब संसद भवन चालू रहता है, खुला रहता है, और वहाँ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, सांसद हैं, वो वहाँ जाते हैं, मीटिंग करते हैं। एंड इस हमारे जो देश को चलाने के लिए जो पॉलिसीज डिसाइड होती हैं, जो पॉलिसीज बनती हैं, जो कानून बनते हैं, ये हर चीज़ पर बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होता है। ठीक है। लोकसभा में डिस्कशन होता है, राज्यसभा में डिस्कशन होता है, और जब इन दोनों से ही कोई चीज़ फाइनली डिसाइड हो जाती है, तभी वो जाके प्रेसिडेंट के पास जाती है, एंड वहाँ उसके बाद उनको एक कानून का रूप दे दिया जाता है। किसी भी चीज़ में अगर हम बात करें, कोई भी डिसीजन लेना हो, तो सबसे पहले उस पर बहुत ही डिटेल में चर्चा होती है। वो चर्चा कहाँ होती है, वो डिसीजन कहाँ होता है, सब कुछ वो होता है पार्लियामेंट में। ठीक है। सो सबसे पहला रोल क्या है, जब भी पार्लियामेंट सेशन में होता है, सेशन पार्लियामेंट के मेनली हम बात करें, 3 सेशन होते हैं। ठीक है। एक होता है सेशन, मतलब एक टाइम पीरियड। तो पहला होता है बजट सेशन, सेकंड होता है मॉनसून सेशन, एंड थर्ड होता है विंटर सेशन। बजट सेशन जो है वो जनवरी फरवरी से लेके मई मंथ तक चलता है। ओके। मॉनसून सेशन हमारा जुलाई टू अगस्त या सितंबर तक चलता है, एंड विंटर सेशन हमारा नवंबर दिसंबर के महीने में चलता है। तो ये वो टाइम पीरियड है जब पार्लियामेंट वर्किंग में होती है। ओके। अगर आपको इसका लाइव देखना है, एग्जाम्पल देखना है, तो आप अपनी टीवी में लोकसभा या राज्यसभा करके चैनल आते हैं, वहाँ देख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं नेक्स्ट, थ्रू क्वेश्चन आवर। तो जब भी पार्लियामेंट स्टार्ट होता है, उसकी वर्किंग स्टार्ट होती है, ठीक है, किसी भी दिन अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो आवर होता है, जो पहला घंटा होता है, वो क्वेश्चनिंग आवर होता है। यानी कि उस फर्स्ट आवर में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, एमपीज हैं, वो सरकार से उसके वर्क के बारे में क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन करते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से वर्क कर रही है। ठीक है। यानी कि एक हो गया गवर्नमेंट, एक हो गया अपोजिशन पार्टी, यानी जो विपक्ष में है। तो जो अपोजिशन में है, उनका काम है सरकार से क्वेश्चन पूछना। ठीक है। तो सरकार की कहाँ गलतियाँ हैं, उनको पब्लिक तक पहुँचाना। तो ये क्वेश्चन आवर के थ्रू होता है। तो वर्किंग जितनी भी सरकार काम कर रही है, जैसे भी काम कर रही है, उसके लिए जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। इसका बहुत ही लाइव एग्जांपल आप अभी इस समय देख सकते हैं। अगर हम चाइना और भारत के जो रिलेशंस इस समय बिगड़े हुए हैं, उस पर बात करें, तो आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी जो कि अपोजिशन के रोल में है इस वक्त, तो उनके जो लीडर हैं हमारे राहुल गांधी, वो हर वक्त सरकार से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। ये एक ऑफलाइन की तरह हो गया, अभी पार्लियामेंट वर्किंग में नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी सरकार क्या काम कर रही है वो पूछते हैं। तो ये अपोजिशन पार्टी का क्या है, रोल होता है। इसी में हम आगे पढ़ लेते हैं और डिटेल में। द अपोजिशन पार्टी हाईलाइट्स ड्रॉबैक इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज। सो अपोजिशन पार्टी कौन सी पार्टी होती है, वो पार्टी जो सरकार में नहीं है, विपक्ष में है। यानी कि जब इलेक्शन हुए तो उस पार्टी को ज़्यादा वोट नहीं मिले, जो नहीं मिले तो वो अपोजिशन में आ गई। अपोजिशन पार्टी का डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यही वो पार्टी है जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको हाईलाइट करती है, जनता तक पहुंचाती है।
और अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा करती है, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ को भी क्या कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, यानी उनको भी लागू करवा सकते हैं। दिस हेल्प्स इन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। और एक अच्छी अपोजिशन पार्टी का होना एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में एक अच्छी अपोजिशन पार्टी होना ज़रूरी है। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए है, अगर आप बेसिक डिफरेंस आपको डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप के बारे में पता है, तो ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर डिक्टेटरशिप की बात करें तो वहाँ क्या होगा, वहाँ एक ही या तो एक ही पार्टी होगी या एक ही पर्सन होगा जो कंटिन्यूसली रूल करता जाएगा। एंड डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में इलेक्शंस होते हैं, लोग अपना एक सरकार को चुनते हैं। ठीक है, अगर अपोजिशन पार्टी में नहीं होगी, अगर कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा, तो डेमोक्रेसी धीरे 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 कहाँ हो जाएगा, मोनार्की या डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाएगा। क्योंकि अगर कोई अपोजिशन में है ही नहीं, तो जो रूलिंग पार्टी है वही बार बार क्या करेगी, रूल करती जाएगी। तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो एक अच्छा विपक्ष होना डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस। तो जो फाइनेंसेस हैं यानी मनी है, मनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, उन मैटर्स में पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि एक फैमिली है। ठीक है, हमारी एक फैमिली है, उस फैमिली में कुछ अर्निंग मेंबर्स होंगे जो कमाते हैं, तो वो हर महीने का हम एक बजट डिसाइड करते हैं। ठीक है, मीन्स अगर फॉर एग्जांपल हम 40,000 पर मंथ अगर हम कमा रहे हैं, हमारी अर्निंग है, तो हम उसमें ये डिसाइड भी करेंगे कि हमारे एक्सपेंसेस कितने, हमारे कितने खर्चे होते हैं, हम कितना सेविंग करेंगे, इमरजेंसी फंड में हम कितना रखने वाले हैं। ठीक है, हेल्थ के लिए हम कितना सिक्योर करेंगे। तो ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है रिलेटेड टू मनी, फाइनेंसेस। तो ये अभी हमने एक फैमिली की बात करी, लेकिन अगर हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या है, पूरे कंट्री की जिम्मेदारी है। ठीक है, और जब पूरे कंट्री की जिम्मेदारी है तो पूरे कंट्री के लिए क्या क्या फाइनेंसेस की ज़रूरत होगी, किन किन सेक्टर्स में ज़रूरत होगी, हेल्थ सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, एनवायरनमेंट सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा, खेलकूद में कितना पैसा दिया जाएगा, रेलवे को कितना दिया जाएगा, अदर ट्रांसपोर्ट को कितना दिया जाएगा, एजुकेशन में कितना फाइनेंस किया जाएगा। ये जितने भी मैटर्स हैं फाइनेंस से रिलेटेड, इन सब का अप्रूवल भी पार्लियामेंट में होता है, जिसके लिए एक स्पेशल बजट सेशन भी होता है। ठीक है, बजट आप समझ सकते हैं, जैसे एक फैमिली का बजट है, ऐसे पूरे एक देश का बजट भी डिसाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट। ठीक है, अब एमपीज यानी जो सांसद, जो कि हमारे ही क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका सेंट्रल रोल क्या है, उनका मुख्य रोल ये होता है कि वो पार्लियामेंट को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखते हैं, कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट। किस तरह से रखते हैं कि एमपी जो पार्लियामेंट में है वो भी हैं जो कि रूलिंग पार्टी के हैं, और वो एमपीज भी पार्लियामेंट में बैठते हैं जो अपोजिशन पार्टी के हैं। और उन सारे एमपीज के में बीच में डिस्कशंस होते हैं, और वहीं मेजॉरिटी के आधार पर वोटिंग होती है किसी भी डिसीजन को फाइनल करने के लिए। ओके, अगर हम बात करें एक मनी बिल की, हम बात कर लेते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि अभी संसद का सेशन चालू है और ये डिसाइड करना है कि कोरोना से लड़ने के लिए कितना बजट चाहिए, हेल्थ सेक्टर को कितना बजट देना है, कितना पैसा दिया जाना चाहिए, तो उसके लिए सारे एमपी वहाँ बैठेंगे, डिस्कशन होगा, सब अपनी बात रखेंगे, अलग अलग पार्टी के लीडर्स अपनी बात रखेंगे, एंड फिर फाइनली हम एक कॉमन वोटिंग होगी, और उस वोटिंग में मेजॉरिटी के बेसिस पे के पक्ष में ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पार्लियामेंट जो एमपीज हैं वो
गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसको गाइड भी करते हैं, सलाह भी दी जाती है, ठीक है। तो ये सारा काम किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्लियामेंट का सबसे सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है लॉ मेकिंग का, ठीक है। लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन ठीक है, इस चैप्टर में हम लॉ मेकिंग के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि लॉ मेकिंग के लिए आपका नेक्स्ट पूरा डिटेल में एक चैप्टर दिया गया है, ठीक है। आपके सिविक्स में लॉ मेकिंग का एक पूरा चैप्टर दिया गया है, तो यहाँ हम लॉ मेकिंग को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो आगे हम बात करते हैं हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं, यानी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपीज, जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहते हैं, वो कौन लोग होते हैं, ठीक है। द पार्लियामेंट हैज़ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वह हर तरह के लोग हो सकते हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह के उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हो सकते हैं। वो लोग गांव से हो सकते हैं, वो अलग रीजनल पार्टीज़ के लोग हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर रूरल मेंबर्स एज वेल एज मेंबर्स फ्रॉम द रीजनल पार्टीज़। इसके साथ ही देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित एंड द बैकवर्ड कास्ट एंड द माइनॉरिटीज़। और इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि जो दलित या अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हम ओबीसीज़ के नाम से जानते हैं, या माइनॉरिटीज़ हैं, उनका भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ठीक है। दलित एंड आई थिंक बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कास्ट सिस्टम है, उस कास्ट में कुछ कास्ट जो हैं, किसी को जनरल कहा जाता है जो सामान्य कास्ट के होते हैं, और किसको रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, जैसे कि ओबीसी में है एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही एक माइनॉरिटीज आता है। माइनॉरिटीज़ को हम डिटेल में समझ लेते हैं। माइनॉरिटीज़ क्या हैं? माइनॉरिटीज़ आर द ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर रीजन who are less in number according to their religion। ओके, मीन्स एक पर्टिकुलर प्लेस पे उन लोगों का समूह जो धर्म के आधार पर कम संख्या में है, ओके, वो माइनॉरिटीज़ कहलाते हैं। अगर हम यहाँ एग्जांपल लें, भारत का एग्जांपल ले लेते हैं, तो भारत में अगर मेजॉरिटी रिलीजन के जो लोग हैं वो हिंदू हैं, तो हिंदू भारत में माइनॉरिटी में नहीं आएंगे, किस में आएंगे? मेजॉरिटी में आएंगे। हिंदुओं के अलावा जो बाकी धर्म हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, ये सब कहाँ आ जाएंगे? माइनॉरिटीज़ में आएंगे। ओके, तो माइनॉरिटीज आपने समझा कि धर्म के आधार पर जिन लोगों की संख्या कम होती है किसी जगह पे, उनको वहाँ माइनॉरिटी कहा जाता है। यहीं अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, तो पाकिस्तान में मुस्लिम जो होंगे वो मेजॉरिटी में होंगे, और हिंदू जो होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे, ठीक है। तो जहाँ जिसकी संख्या ज़्यादा है वो मेजॉरिटी में, जिसकी संख्या कम है वो माइनॉरिटीज़ में हो जाते हैं। Now, some seats are reserved in the parliament for SCs and STs to give their fair advantage historically marginalized sections of the society। यहाँ हम अगर बात करें तो आरक्षण की बात हो रही है, यानी जो लोग SC एंड ST को बिलोंग करते हैं, ये कास्ट सिस्टम है, कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, उन लोगों को पार्लियामेंट में कुछ जगह जो है उनको रिजर्व कर दी जाती है, यानी कि उन सीट्स पर सिर्फ और सिर्फ SC ST के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये लोग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, यानी उस सेक्शन को जिनको हमेशा से ही, इतिहास की हम बात करें तो लोगों ने एक जो हमारा सामान्य जीवन होता है उससे अलग थलग करके रखा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ये मार्जिनलाइज्ड हैं, इन पे एक तरह से तिरस्कार हम कहते हैं, ठीक है, वो किया गया है, जिसको हम आप बहुत आसान शब्दों में समझे, अनटचेबल्स। अगर हम अनटचेबल्स की बात करें, छुआछूत की भावना की बात करें, ठीक है, तो ये वो लोग हैं, उस सोसाइटी को बिलोंग करते थे। तो ताकि इन लोगों को भी फेयर चांस मिले, ये मुख्य धारा से जुड़ें, ठीक है, ये समाज में क्या चल रहा है वो सब चीज़ देखें, तो इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ हम बात करें तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है, ठीक है, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, ये एंड होता है।
आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड द प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा एंड बाय होम। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने हैं। थैंक यू।